नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूं और ये उसी सॉन्ग की मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल है जिसको मैंने कुछ दिन पहले आपको जिसकी अरेंजमेंट मैंने आपको करके दिखाई थी। सुमित गोस्वामी और खत्री का फीलिंग जो सॉन्ग है उसकी जैसी मैंने आपको कुछ अरेंजमेंट बना के दिखाई थी और उसी का ही आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि आप उसमें किस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैंने गिटार का पैटर्न और जोड़ा है आप लोगों को वीडियो दिखाने के बाद, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड ऐसी वीडियो बनाता ही रहता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है वो आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, और मेरे जैसे काफ़ी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर जो आपकी बातों को सुन के आपको आपकी जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, या आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर ज्वाइन का बटन और आ चुका है, तो अगर आपको मेरे जो वर्क है वो पसंद आता है तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप वो ज्वाइन वाला बटन दबाकर मेरी मेंबरशिप्स ले सकते हैं चैनल की। और जिसमें मैं आगे जो प्लान कर रहा हूँ वो ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो भी सैम्पल पैक बनाता हूँ अपने सॉन्ग्स के, जो भी मैं सैम्पल पैक बनाऊँगा वो मेरे मेंबर्स को फ्री में मिलेगा। और इसके अलावा थोड़ा ये प्लान चल रहा है, ये अभी आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं अपनी एफएलपी भी शेयर कर सकता हूँ मेंबर्स को, लेकिन ये अभी प्लान नहीं है। आप केवल इसी एफएलपी शेयर करने की बात के अकॉर्डिंग ही अभी मेंबरशिप मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरी मेंबरशिप लेते हैं तो एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मेरे जो सॉन्ग के सैम्पल्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे और वो आप अपने सॉन्ग में यूज़ कर सकते हो। उसका आपको कोई अलग से मेरे को चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा मेरी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको 24 घंटे पहले आपको दिखाई देंगी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस तरीके से मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ये सारी बातें छोड़कर अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको मैंने गिटार का पैटर्न बनाया है वो एक बार सुना देता हूँ। तो वो यहाँ पर मैंने जोड़ा है, ये जो ट्रैक नंबर 2 में आप देख रहे हैं वो यहाँ पर मैंने जोड़ा हुआ है गिटार का पैटर्न। चलिए इसको प्ले करके सुनते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैटर्न मैंने जोड़ा हुआ है। यहाँ पर दो पैटर्न है, 20 और 19। ये पैटर्न मैंने जोड़े हैं। एक तो सिंपल स्ट्रमिंग का है जिसमें मैंने जो नोट्स हैं वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के बाद मैंने चालू किए हैं। तो एक बार ये आपको मैं सोलो करके सुना देता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। आई होप ये आपको पहले से ही बनाना आता हो, तो ये तो आप बना ही सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जो टफ पैटर्न है वो दिखाने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, ये कुछ 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 स्ट्रमिंग से मिलता हुआ है और थोड़ा टफ स्ट्रमिंग है इसमें। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो ये देखो, आप ये पैटर्न याद कर लो, आपको हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप की जो पैटर्न्स आप बनाते हो उनमें आपको ये मदद करेगा, इस टाइप का स्ट्रमिंग का पैटर्न। एक बार मैं एक और बार मैंने अभी ये छोटा किया है ब्लैक वाला पैटर्न, इसको अभी देखते हैं कैसा सुनाई दे रहा है। ये जो लास्ट वाला, सॉरी, ये जो नोट हैं सबसे पहले वाले, इनको मैंने छोटा सा शॉर्ट किया है और देखते हैं एक बार अभी कैसा साउंड आ रहा है। तो इनमें भी आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, जैसे ये जो नोट्स हैं अभी आ रहे हैं इनको आप और शॉर्ट शॉर्ट भी कर सकते हो। अब देखते हैं आप कैसा साउंड आ रहा है।
अकॉर्डिंगली जैसा भी आपको साउंड चाहिए आप वैसा इन्हें कर सकते हो। इस टाइप का पैटर्न मैंने यूज़ किया हुआ है। तो और आपको हाँ, एक बार आपको ये गिटार का प्रीसेट का नाम तो बता दूं मैं, क्लासिक नायलॉन गिटार इसका नाम है। तो याद रखिएगा इसको, कभी आपके काम आ जाए तो दुआओं में भी याद रखिएगा इसे। तो चलिए दोस्तों, ये आपका ये दो पैटर्न मैंने यूज़ किए हुए हैं और अब हम मिक्सिंग मास्टरिंग में आते हैं। दोस्तों आज की मिक्सिंग मास्टरिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको फेस करेक्शन बताने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो लाइक तो कर दिए ना आपने, ये ध्यान रखना है ना। वीडियो लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए आगे लाता रहूँगा। तो देखो दोस्तों, मास्टर में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मास्टर में मैंने ओजोन 9 को यूज़ किया हुआ है ना। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको जो ओवरऑल मेरा मिक्सिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा था वो सुना देता हूँ कितने लेवल पर आ रहा है। और सबसे पहले मैं कोई मैक्सिमम पोर्शन जहाँ पर साउंड हो उस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मेरा यहाँ पर है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको ये प्ले करके सुनाता हूँ एक बार। दोस्तों मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले ही बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ को इस वीडियो में हर चीज़ को डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ, लेकिन हाँ कवर जरूर करने वाला हूँ, टच जरूर करने वाला हूँ, जिससे आपको वहाँ से नॉलेज जो आपने वो वीडियो देखी हुई है उधर से आपको नॉलेज मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनकी वॉल्यूम बैलेंसिंग करी हुई है। सबसे पहले मैं ट्रैक की वॉल्यूम बैलेंसिंग करता हूँ, और वॉल्यूम बैलेंसिंग में मैं क्या फंडा रखता हूँ कि मैं सबसे पहले जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे लीड इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं आप, और या फिर आप वोकल्स कह सकते हैं, जिनको अकॉर्डिंग आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है। तो मैंने लीड इंस्ट्रूमेंट, जैसे यहाँ पर मेरा पियानो था, वो मैं सुनता हूँ एक बार प्ले करके। ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मैंने लिया और इसका मैंने लेवल देखा अभी कितना आ रहा है। आप देख सकते हो इसका लेवल है वो कम आ रहा है ना। -21 से -14 आ रहा है। तो आप चाहो तो इसका वॉल्यूम लेवल बढ़ाकर भी आप इसको कर सकते हो। मतलब आप इसमें लिमिटर जो लगाया हुआ है उसमें आप इसका गेन लेवल बढ़ा देना, है ना। तो एटलीस्ट आपको -10 तक पहुँचे। और मैंने अभी जो किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अभी के लेवल्स कितने आ रहे हैं। देखो एक बार देखते हैं, मेरे को अभी याद नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि अभी जो लेवल आ रहा है पियानो का वो सही है, क्योंकि ओवरऑल ट्रैक का जो लेवल आ रहा है वो -9 -6 के बीच में आ रहा है। तो अभी जो पियानो का लेवल है सही है। लेकिन अब ये मैंने कैसे पता किया, मेरा तो -21 से -24 के बीच में आ रहा है पियानो का लेवल। तो मैंने ये कैसे पता किया कि यार ये शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं ये कैसे पता करूँगा कि -21 से 24 के बीच में सही है। दोस्तों मैंने भी इस सॉन्ग की जब मैं मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा था तब मैंने इसका जो ट्रैक का लेवल है वो -6 से -9 तक के बीच में पहुंचाया था, लिमिटर में जो गेन की नॉब है उसकी मदद से, है ना। और उसके बाद मैंने ये गेन की नॉब है ये कम करता गया, जैसे जैसे मेरे ट्रैक में मॉडिफिकेशन होते गए, इफेक्ट लगते गए, मैं ये कम करता गया। मेरे को ओवरऑल जो ट्रैक का आउटपुट था वो -6 से -9 तक के बीच में पहुंचाना था। तो जैसे जैसे अगर मेरे को कहीं वॉल्यूम कम करना है तो मैंने गेन की नॉब से कम करता गया। पहले मैंने -6 से -9 तक के बीच में पियानो को रखा, है ना, लीड है। उसके साथ मैंने फिर परक्यूशन को, पहले किक को लिया, उसके बाद अलग अलग जो भी परक्यूशन है उन सभी को लिया। आप देख सकते हैं परक्यूशंस में या बीट हैं जो भी, उनमें मैंने केवल EQ लगाया हुआ है। अब मैं वो आपको बताता हूँ वो क्यों किया हुआ है, ऐसा कंप्रेशन क्यों नहीं लगाया मैंने। एक बार मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ।
तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार ये पियानो को भी साइलेंट करके ये बीट्स सुनाता हूँ। ये सभी हो क्या रही हैं, ये सभी सेलेक्टेड हैं। ये एक बार मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये सभी जो सेलेक्टेड ट्रैक्स हैं वो सभी बीट्स नाम से मैंने एक अलग ट्रैक बनाया हुआ है, इसके अंदर जा रहे हैं, है ना। अब मैं आपको एक बार ये किक में एक बार मैं फ्रूटी लिमिटर लोड करके दिखाता हूँ आपको, और इसे ये सोलो कर लेता हूँ। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो दोस्तों, मैं जो ध्यान लगाता हूँ वो साउंड सिलेक्शन में ज़्यादा लगाता हूँ। तो मेरे को जो किक का अभी साउंड आ रहा है वैसा ही मेरे को रखना था, इसलिए मैंने ना तो किक में ज़्यादा EQing करी है ना कुछ किया है ना। मैं साउंड ही वो यूज़ लेता हूँ जो मेरे को मतलब जैसा मेरे को यूज़ करना है ना। तो मेरे को साउंड चेंज ही नहीं करना पड़ता, EQing नहीं करनी पड़ती। और अब आप इसमें देखोगे जो वॉल्यूम के लेवल्स हैं वो भी बराबर आ रहे हैं। अब इसमें मैं कंप्रेशन करके क्या करूँगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ। देखो ये मैं एक बार आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो ये वाला जो सॉन्ग का हिस्सा होता है, देखो ये शुरुआत जो हो रही है ना, ये बिल्कुल पेंसिल ले लेता हूँ मैं। ये जो शुरुआत हो रही है ना किसी सैंपल की, ये शुरुआत वाला हिस्सा होता है ना। इसको आप अटैक बोलते हैं, ठीक है। ये अटैक कहलाता है, शुरुआत हो रही है ना, जहाँ पर एनर्जी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है ना, ये अटैक है। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं लगा लेता हूँ ब्लू वाला, है ना। अटैक के अलावा जो भी पोर्शन रहता है, अब जैसे मैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन लगा लेता हूँ, ये येलो है। रेड के अलावा जो भी है ये येलो वाला है जो है ना, ये कहलाता है सस्टेन, है ना। तो इसमें एनर्जी नहीं रहती है। आप एक इस एरिया को एक तरीके से यहाँ पर मैं करना भूल गया हूँ, ये है, और रेड यहाँ पर ब्लू आएगा भी यार, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो ये जो एरिया है ना, रेड के अलावा जो भी पीछे बच रहा है सैंपल का, इसको सस्टेन बोलते हैं। अब आप चाहो ना तो कंपैरिजन करके सस्टेन जो पार्ट है इसमें ये क्या होता है, देखो ये भी आ रहा है तो ये भी जगह घेर रहा है इतनी टाइमिंग के लिए। अगर ये आ रहा है, प्ले हो रहा है इतनी टाइमिंग के लिए, रेड ही ले लेता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे इसलिए इस बचने के लिए मैं रेड ही ले लेता हूँ। तो ये जो इस टाइमिंग के लिए आ रहा है इतनी, देखो ये इतनी विड्थ के लिए आ रहा है, इतनी टाइमिंग के लिए आ रहा है ना। ये इतनी टाइमिंग के लिए जो आ रहा है ना। तो इसमें हमारा जगह घेर रहा है सॉन्ग में, तो हम इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जितना इसमें अटैक है उतना कंप्रेशन में हमको अटैक रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको रेशो लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं फिलहाल आपको करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये मैंने ले लिया, मैंने कंप्रेशन पे गया और इस तरीके से मैंने कंप्रेस करके लगाया। अब मैं यहाँ पर रेशो लगा देता हूँ इस तरीके से, और अब मैं अटैक की ऐसी वैल्यू रखूँगा जिसमें ये जो रेड किया हुआ अटैक है ना, अटैक सैंपल का अटैक है जो, वो निकल जाए और इसमें जो बचा रह जाए वो रह जाए सस्टेन वाला, मतलब सस्टेन ही कंप्रेस हो। तो इस तरीके का हम इसमें अटैक वैल्यू देंगे जिससे शुरुआत में जहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है वो तो निकल जाए और जो सस्टेन है वो कंप्रेस हो जाए। एक बार मैं आपको सैंपल ओपन करके दिखाता हूँ यार, आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। किक, है ना। तो इसको मैं एडिशन में ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ऑडियो एडिटर। अब देखो, अभी मैं इन सभी को साफ कर देता हूँ जो भी रायता फैला हुआ है यहाँ पर। तो देखो ये जो पोर्शन है सॉन्ग का, है ना, ये सैंपल का ये जो पोर्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर एनर्जी बनी हुई है। देखोगे एक तरीके से मैंने बनाया हुआ है ना, इसमें यहाँ तक बनी हुई है यार, आप इसको इतना मान लो, है ना। इतना एरिया है इसमें एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ से एनर्जी डाउन हो रही है, ये देखो ये डाउन हो रही है, ये डाउन हो रही है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम सस्टेन बोलते हैं। और अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू वाला ले लेता हूँ, और ये जो पोर्शन है इसको हम सैंपल में अटैक बोलते हैं। तो हमको जो थ्रेशोल्ड लगानी है वो इस तरीके से लगानी है कि जैसे ही अटैक निकल जाए। अब देखो अटैक से तो हमको एक तो, अगर हमने थ्रेशोल्ड अटैक के अकॉर्डिंग लगाई तो जैसे ही अटैक से ऊपर निकला, अटैक से सैंपल ऊपर निकला तो हमारा जो कंप्रेसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अटैक जो नॉब है कंप्रेसर में उसकी वैल्यू हम इतनी देंगे कि इतने टाइम बाद अप्लाई हो कि वो इस जो हमारा ये जो सस्टेन है सैंपल का उस पर ही अप्लाई हो। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस टेक्निक को भी यूज़ में लेते हैं अपने सैंपल्स को, मतलब
थोड़ा सा उनका अटैक को वो सॉरी थोड़ा सा उनका सस्टेन वाला जो पार्ट है उसको कम करने के लिए। अब दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आई और हुई है, अगर आप ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो ट्रांजिएंट शेपर आता है, FL स्टूडियो में भी है ट्रांजिएंट शेपर, वो भी सेम वर्क करता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ट्रांजिएंट हाँ प्रोसेसर, तो इसमें भी देखो अटैक और रिलीज है ना, ये दिए हुए हैं। तो अटैक से तो आप जो अगर आप अटैक को बढ़ाओगे तो जो पंचीनेस है, जो देखो पंचीनेस जो होती है ना वो इस सैंपल के अटैक वाले पार्ट की वजह से होती है। और ये वाला जो पार्ट है सस्टेन वाला, एक तरीके से लो एनर्जी होता है, ये बस स्थान घेरता है, जगह मतलब एक फील सा ही देता है, बस ये जगह घेरता है, इसका इतना कुछ ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो अगर आप अटैक को यहाँ पर बढ़ाते हो है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर अटैक कंप्रेस होता है, तो आपकी सॉन्ग की जो पंचीनेस है अगर आप इसको कम करोगे तो कम चेंज होती है ना। और ऐसे ही रिलीज में अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपका ये जो सस्टेन वाला साउंड है ना ये कम होगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अभी जैसे ही मैं कम करूंगा तो आप देखना किक का जो साउंड है वो थोड़ा थोड़ा उसकी जो टाइमिंग है वो कम होती जाएगी। हो क्या रहा है कि सस्टेन वाला पार्ट कंप्रेस हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ना ये सस्टेन वाले पार्ट को दबा रहा है, ये रेड जो दिखा रहा है ना कंप्रेस कर रहा है एक तरीके से सस्टेन वाले पार्ट को। अब जैसे मैं आपको हल्का हल्का सा सुनाई देगा, बस आप बस ये समझ लीजिए जो बात मैं बोला हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा देता हूँ तो अभी क्या होगा, सस्टेन वाला पार्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रांजिएंट प्रोसेसर है ये भी एक तरीके का कंप्रेसर है, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं जिस अगर आपके सैंपल्स ज़्यादा हैं तो आप ट्रांजिएंट शेपर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ढोलक के ऊपर भी कर सकते हो, ढोलक में ज़्यादा अगर आपको जो सस्टेन वाला पोर्शन है सैंपल में मिल रहा है तो आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हो और आपको हेल्पफुल रहेगा। लेकिन चलो, कहाँ चालू किया था कहाँ पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो भी सैंपल हैं अभी जैसे आपको और सुनाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लो कट किया हुआ है ना। अब देखो इन सैंपल्स को मैंने कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं किया है क्योंकि जो मैं चाहता था ये वैसे ही सैंपल हैं। मैंने बस लो कट कर दिया है। अगर इसमें कुछ और मेरे को परेशानी लगती तो मैं थोड़ा सा हाइज ले सकता था अपनी बीट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे को जो प्रॉपर साउंड आ रहा था वैसा ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें बस लो कट फिल्टर लगाया हुआ है सभी में। तो कुछ इस तरीके का मेरे को साउंड चाहिए था जो आ रहा है। इसके साथ साथ मैंने इनको रिवर्ब पर भी दिया हुआ है। रिवर्ब की सेटिंग भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। दोस्तों एक मैं वॉल्यूम बैलेंसिंग के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग वॉल्यूम बैलेंसिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से करें। देखो दोस्तों, वॉल्यूम बैलेंसिंग आपको करने के लिए आपके पास मॉनिटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हेडफोन से नहीं कर पाओगे। मेरी बात मान लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है पिछली वीडियोज़ में कि क्यों मॉनिटर की ही ज़रूरत है, पूरा लॉजिक के साथ बताया है उन वीडियोस में। फिर भी चलो आज आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी आप हेडफोन पर करते हो ना मिक्सिंग, तो आपकी जो कानों की पोजीशन है, जैसे सपोज करो आप गर्दन हिला रहे हो तो हेडफोन भी घूम रहा है, तो आपकी जो कानों की पोजीशन है वो हेडफोन के साथ चेंज नहीं हो रही है ना। तो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो आपको एक ही इमेज सुनाई दे रही है। लेकिन जब आप मॉनिटर पर सुनते हो तो आपको अलग अलग एंगल से, आप जैसे कान आप ये अपना चेहरा भी लाते हो तो आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग इमेज सुनने को मिलती है, क्योंकि आपकी कानों की पोजीशन मॉनिटर्स के साथ रिलेटिवली चेंज होती है। तो इसलिए आपको मॉनिटर्स पर करनी चाहिए। अब आपको देखो होता क्या है कि अगर आपने हेडफोन पर कोई सॉन्ग मिक्स किया है तो ज़्यादातर चांस ये है कि वो लोगों को हेडफोन पर अच्छा सुनाई देगा, है ना, ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन स्पीकर्स पर अच्छा नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर में क्या है कि सुनने वाला किस एंगल पर खड़ा है, किस एरिया पे खड़ा है, हो सकता है स्पीकर्स के पीछे खड़ा हो, कहीं शादी में प्ले हो रहा है उसके स्पीकर्स के पीछे खड़ा हो, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। हम क्या करते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग में, हम स्पीकर से जो भी साउंड आ रहा है उनको अलग अलग एंगल पर हम सुन रहे हैं, उन सभी को हम अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं। सभी को हम सही नहीं कर सकते, मैं बात मानता हूँ आपकी, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को सही कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर है। अब इसलिए हमको मॉनिटर्स पर मिक्सिंग
ये वॉल्यूम बैलेंसिंग की बात करूंगा, खासकर मॉनिटर्स पर ज़रूर करनी चाहिए। ईक्यूइंग के लिए आपको हेडफोन का यूज़ करेंगे तो बेहतर होगी आपसे ईक्यूइंग, लेकिन वॉल्यूम बैलेंसिंग आप मॉनिटर्स पर करिए, है ना। उसके अलावा कंप्रेशन भी आप हेडफोन या मॉनिटर किसी पर भी कर सकते हैं, ईक्यूइंग भी आप मॉनिटर्स पर कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जो लो एंड होते हैं जैसे किक होता है, बेस लाइन होती है, इनकी इक्विंग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हेडफोन पर करें और थोड़ा बेहतर होगी। वरना कई बार आपको फिर एक टाइम बाद आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तो आपको फिर हेडफोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग करते वक्त हेडफोन की ज़रूरत सिर्फ लास्ट में पड़ती है। मैं उस टाइम क्या करता हूँ, जब मेरा पूरा सॉन्ग स्पीकर्स के अकॉर्डिंग मिक्स हो जाता है, सॉरी, मास्टरिंग से पहले कह रहा हूँ, मेरे को पड़ती है ज़रूरत। मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा सॉन्ग मॉनिटर्स के अकॉर्डिंग मिक्स हो जाता है, उसके बाद मैं अपने हेडफोन्स को लेता हूँ और उसमें मैं सुन के देखता हूँ कि मेरा सॉन्ग अभी हेडफोन्स में कैसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि सुनने वाला मॉनिटर्स पर भी सुन सकता है और हेडफोन्स पर भी सुन सकता है। आजकल ज़्यादा चांसेस हेडफोन्स पर सुनने की है, क्योंकि लोग यूट्यूब पर अपने हेडफोन लगा के देखते हैं, तो इसलिए हेडफोन में भी आपको चेक करना जरूरी है। हो सकता है कि जो आपने मॉनिटर्स पर मिक्स किया है वो हेडफोन पर अच्छा सुनाई नहीं दे, तो आपको इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये टेक्निक रखनी चाहिए। अब हाँ, हम और दोबारा आते हैं वॉल्यूम बैलेंसिंग पर। वॉल्यूम बैलेंसिंग करते वक्त आपको करना क्या चाहिए, जब भी आप किसी, जैसे अब मैं इन सैंपल्स को वॉल्यूम बैलेंसिंग करना चाह रहा हूँ, तो देखो ये हमें नॉर्मल पता है कि किक को हमें फ्रंट में रखना है, उसके साथ स्नेयर को रखना है, हेड को थोड़ा सा वॉल्यूम हमें नीचे रखना है, ढोलक को हमें किक और स्नेयर के बीच में कहीं मतलब साउंड वॉल्यूम लेवल बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम लेवल रखना है। और शेकर्स को हमें किक, ढोलक और स्नेयर है, इनसे नीचे इनका साउंड रखना है, शेकर का हेड के आसपास। तो इस तरीके से हमको वॉल्यूम बैलेंसिंग करना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम बैलेंसिंग में ये सब तो हमें पता है, जनरल चीज़ें हमको पता है, लेकिन उसके बाद हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप वॉल्यूम बैलेंसिंग कर रहे हो तो एक बार आप नॉर्मल, ज़्यादा ज़्यादा तेज साउंड पर मत करो वॉल्यूम बैलेंसिंग की। अगर आपने जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो बहुत तेज कर रखा है और उसके बाद आप लग रहे हो, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। एक नॉर्मल साउंड पर करो जिससे आपके कानों को भी नुकसान नहीं होगा, और उसके बाद आप जो आपके स्पीकर का वॉल्यूम है उसको कम से कम कर लो, इतना कि आपको बस थोड़ा सा एक झंझनाहट सी सुनाई दे, एक बीट हल्के हल्के सा आपको सुनाई दे, और उसके अकॉर्डिंग आप वो लेवल सेट करो। तो मैं आपको ये, उसमें आपको फ़ायदा ये पड़ेगा कि आपकी कोई भी फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है किसी इंस्ट्रूमेंट की, आप उसको भी सही कर सकते हो उसमें। जैसे बेस की कई बार क्या होता है, हम नॉर्मल वॉल्यूम पे करते हैं तो बेस हम ज़्यादा रख जाते हैं, उसका जितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता उसके बाद भी हम रख जाते हैं, तो वो जगह घेरता है और प्रॉब्लम करता है मिक्सिंग में। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, नॉर्मल लेवल पर आप अपने वॉल्यूम को प्ले करिए, और जो आपके ये जो मॉनिटर्स हैं उसमें नॉर्मल लेवल पर आप वॉल्यूम को प्ले करिए, और उसके बाद आप उसकी बैलेंसिंग कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि जो आपकी सॉन्ग है उसको, मॉनिटर्स का जो वॉल्यूम है उसको लो कर दीजिए, बिल्कुल लो कर दीजिए, इतना कि आपको जरा जरा सा ही सुनाई दे। और उसके बाद आप ये लेवल्स दोबारा सुनिए, हेडफोन पर नहीं, मॉनिटर्स पर ही। और वहाँ पर आप देखिए कि अब आपको क्या साउंड है जो ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आपको किक का साउंड ज़्यादा लग रहा हो, स्नेयर का साउंड ज़्यादा लग रहा हो, बेस लाइन का साउंड ज़्यादा लग रहा हो, ये सब चीज़ें हैं। मेलोडिक पार्ट का आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, जो हाइज में आ रहे हैं ना उनका आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगी, ये जो मिड और हाई में आ रहे हैं। लेकिन जो इस तरीके से जिसमें अचानक एनर्जी आती है जिन सैंपल्स में, उनमें आपको थोड़ा सा बीट के पार्ट में ही, मतलब गोलमोल कहूँगा, आपको दिक्कत आ रही होगी, तो वॉल्यूम लो करके उनकी वॉल्यूम बैलेंसिंग करिए। उसके बाद आप अपना वॉल्यूम को नॉर्मल कर लीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर आपको ये फ़र्क दिखाई देगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आज कितनी लंबी हो चुकी है, हमारी वीडियो आज लंबी हो जाएगी। मैं आपको आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊँगा और उसमें मैं आपको आगे मैंने क्या क्या किया है उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को अगर आप मेरी मदद करने में सक्षम हो तो ज्वाइन जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।